बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले हरियाणा के 2 शूटर्स का यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कार्रवाई को फेक बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोनीपत में परिवार का कहना है कि उनका बेटा अरुण ऐसा नहीं था, उसे घर से उसका दोस्त बुलाकर लेकर गया था। वो हरिद्वार जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। बता दें कि हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की एसटीएफ ने गाजियाबाद में बुधवार शाम को दोनों शूटर्स का एनकाउंटर कर दिया। बदमाशों की पहचान गांव काहनी रोहतक के निवासी रविंद्र और मयूर विहार सोनीपत के रहने वाले अरुण के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट वायरल करके बदला लेने की धमकी दी गई है। यूपी एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के अलग अलग थानों में 5 केस दर्ज हैं। रविंद्र ने 20 दिसंबर 2024 को फतेहाबाद में पुलिस एस्कॉर्ट पर हमला करके अपराधी रवि जागसी को छुड़ाने की कोशिश में भी शामिल पाए गए थे। अरुण के खिलाफ जो भी केस दर्ज है उनका पता किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के यूपी के बरेली स्थित आवास पर बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बीती 12 तारीख को बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया। यहां तक कि दिशा पाटनी के जो पिता हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों को भी कहा कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए। तभी से लगातार जो टीमें थीं बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिशें दे रही थी और देर रात गाजियाबाद के लोनी के टॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायचीपुर गांव के पास बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, इसके अलावा हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल जो टीम है वो यहाँ मौजूद थी और जो बदमाश थे वो यहाँ से जा रहे थे, यानी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उनको जाना था। इस बात की जानकारी इन टीमों को लगी और यहाँ घेराबंदी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई। बताया ये जा रहा है कि 25 राउंड से ज़्यादा फायरिंग यहाँ पर हुई और ये निशान इस बात का सबूत है कि किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के अंदर रविंद्र उर्फ बिंदर, जो कि रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, इसके अलावा अरुण, ये दोनों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। ये दोनों जब यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस ने इनको घेर लिया, इनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। नज़दीकी अस्पताल में इनको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें इनके पास से पुलिस ने एक 9mm पिस्टल जिगाना जबकि एक 9mm पिस्टल ग्लॉक बरामद की है। तो वहीं एनकाउंटर में जो बदमाश मारे गए उनके परिजनों का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। कोई मतलब नहीं था भाई, मेरा बेटा था कबा का मार दिया क्या बताओ भाई। भाई बेटा क्या काम करता था? भाई डेयरी कर रहा था मेरा बेटा तो डेयरी कर रहा, शुगर, उसका शुगर का बीमार था, वो दवा खा रहा था, अब तो इलाज करा रहे थे उसका भाई। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? यहाँ मतलब भाई सोनीपत में मतलब भाई तो कम से कम 25-26 साल हो गए। और कहीं पता कर लिया कोई भी मेरे बेटे के बारे में, कहीं भी कोई मतलब नहीं मैं था भाई, कहीं भी कोई ना किसी का कॉलोनी में तो आया हो, हम वो भी फिर मत मान, पर किसी का कोई नहीं था मेरे बेटे का। तो कल 11 बजे का मेरा बेटा हंता, क्या कहेगा? मेरा बेटा नु कहता मम्मी हरिद्वार जाऊं, मम्मी मैं अपने दोस्तों की गल हरिद्वार जाऊं। बेटा रे तावला ही आज ये मका मेरा जीना, बेटा मका मेरा जीना लगता। कल मैंने बोली बेटा मेरा जीना लगा तेरे बिना, तू शुगर का बीमार है, मेरे तो ना छोड़ा जाता तू एक दिन भी दूर अपने तय शुगर के। मेरे बेटे का तो बेटा कई साल हो गए टिक्के लगावा था शुगर के, मेरा बेटा दवाई लिया था दिल्ली गोली तेरी मेरे बेटे की। तो दिशा पाटनी के घर पर हुए फायरिंग के तार सीधा हरियाणा से जुड़े हैं, क्योंकि इस फायरिंग में शामिल बदमाश हरियाणा से थे जिनका एनकाउंटर किया गया। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पैनल पे वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ हमारे वेद भूषण शर्मा जी,
फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, और प्रियदर्शनी सिंह भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम होता है बरेली में, लेकिन जो आरोपी हैं वो हरियाणा के पाए जाते हैं, और इस पर अगर देखा जाए तो अक्सर सीएम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्राइम अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये कोई पहली वारदात नहीं है जहां पर जो क्रिमिनल्स हैं वो हरियाणा से उनके तार जुड़े हुए नजर आए। तो इस तरीके से अगर क्राइम सामने आते हैं, ऐसे में सीएम के क्राइम को कंट्रोल करने के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार, आपको जी। मेरा सादर प्रणाम, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस पे आपत्ति दर्ज करूंगी कि हरियाणा से तार नजर आते हैं। अपराधी या अपराध दोनों ही बातें जो होती हैं वो किसी क्षेत्रवाद से नहीं रुकी होती हैं। अपराधी कहीं भी पैदा हो सकता है, हरियाणा में भी पैदा हो सकता है, बिहार में भी पैदा हो सकता है, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी XYZ, ठीक है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अपराधी जो है क्या उसी स्टेट में जाके कर रहा है। दिशा पाटनी वाली जो दुर्घटना हुई है, वो उनके माता पिता के घर पे जाके जो गोलियां चलाई गई हैं, ये बड़ी दुखदाई घटना है। इस पे मैं खेद व्यक्त करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बोलना और उसको सिग्निफाई करना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मैं इस पर आपत्ति दर्ज करती हूँ। एक तो इससे हरियाणा की बदनामी। जी देखिए सवाल सीधा है कि क्या हरियाणा के नौजवान इजीली एक्सेसिबल है दूसरे राज्य में जाके क्राइम करने के लिए, क्योंकि जो गैंग्स हैं वो अक्सर हरियाणा पंजाब के लड़कों को ही टारगेट करते हैं, और ये सवाल ये बड़ा बनता है कि क्या हमारा यूथ इजीली टारगेटेबल है कि उनको क्राइम के लिए किसी भी तरीके का लालच देके उनसे क्राइम करवा लिया जाए। देखिए हरियाणा वो धरती है, हरियाणा से आप भी हरियाणा में आप भी हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, हम भी यूथ ही हैं जी। लेकिन क्या आप और मैं ऐसी दिशा पे गए? ये तो अपनी अपनी मनोस्थिति होती है, जिसकी जो भी मनोस्थिति हो सकती है। देखिए, आप इतने बड़े चैनल में जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, मैं भी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी यूथ ही हैं, लेकिन कोई तो ऐसा काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि वही मैं बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अपराधी या अपराध किसी क्षेत्रवाद से नहीं जुड़ा हुआ होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये वही धरती है जो सबसे ज्यादा मेडल भी लेके आती है। कहीं भी कोई भी खेल हो जाए, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते मैडम कि सबसे ज्यादा अगर कोई मेडल लेके आता है तो वो हरियाणा लेके आता है, और हरियाणा से एक उम्मीदें होती है। बिल्कुल। जहां तक बात की जाए कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भी अभी आपको मालूम है कि हाल फिलहाल में ही आज एक गैंगस्टर गैंग था, तो उसको द्वारका में, आपको भी मालूम होगा कि द्वारका में किस तरीके से धरपकड़ हुई है उस गैंग की, और उसके बाद उनको धाराशाही कर दिया गया। तो इसमें तो मैं साधुवाद पहले तो दिल्ली पुलिस का देना चाहती हूँ, और उन्होंने मदद हरियाणा पुलिस की भी ली थी इसमें। तो वो हरियाणा का गैंग था जो कि दिल्ली में जाके एक्टिवेट हो गया था केजरीवाल जी के समय में, क्योंकि उनकी हरियाणा में दाल के जब वो एक अलग मैटर है, बेटर हम इसी मुद्दे पर रहें कि इंटरस्टेट क्राइम करने के लिए हरियाणा के लड़कों को इजी टारगेट क्यों बनाया जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपकी डिबेट में आने से पहले एक डेटा भी लेके आई हूं मैं। उस डेटा के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिसको कहते हैं डेटा अगर देखें, तो इस समय एक माना हुआ करता था कि हरियाणा का नाम आता था इसमें, लेकिन आज विद इन 11 साल के अंदर हमने 28%, और ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ, 28% हमने। ठीक है, चलिए प्रदर्शनी जी, ये डाटा सारा सोशल मीडिया पर अवेलेबल होता है, जिसको देखता है जाकर देख सकते हैं। और हमारे साथ पैनल में वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं और वेद भूषण शर्मा जी। वेद प्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सबसे पहले जिस तरीके से डाटा की बात कर रही थी प्रदर्शनी जी, और सीएम भी कहते हैं कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ है लगातार नीचे जा रहा है, हमने क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है हरियाणा में, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसको फिर भाजपा डिफेंड करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और जो भी आंकड़े वो देना चाहे वो देते हैं। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ नीचे जा रहा है, और अगर रखते हैं तो फिर ये ऐसी वारदातें आए दिन सामने कैसे आती हैं? सिमरन जी, दावे करना, जुमले उछालना बड़ा आसान काम है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 18-19 महीने से कह रहे हैं कि अपराधी अपराध छोड़ दो, वरना तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। पर ना तो अपराधियों ने अपराध छोड़ा, और अपराधी वह दस्तूर हरियाणा की धरती के ऊपर अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
भाजपा अपने आंख नाक कान बंद कर सकती है और झूठा प्रोपगंडा कर सकती है कि हरियाणा में अपराध कम हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि 2017 के बाद हरियाणा में 40 गैंग काम कर रही है। अपराध हरियाणा में पहले भी होते थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते थे, पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हरियाणा में 2017 के बाद शुरू हुए और आज 40 गैंग है। और वो 40 गैंग केवल हरियाणा में ही बेस्ड हैं, हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में भी अपराध करते हैं, पूरे उत्तर भारत में करते हैं। और पूरे उत्तर भारत में ही नहीं मैडम, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, आंध्र प्रदेश तक जाकर वो मार करते हैं। आप पिछले 2-3 सालों से आप कोई भी बड़ी क्राइम देख लो, बड़ा कोई शूटर देख लो, बड़ी हत्या देख लो, उसमें कोई न कोई शूटर हरियाणा का मिलेगा। वो पकड़े भी हरियाणा से जाते हैं, वो गैंगस्टर भी हरियाणा के हैं, वो युवा भी हरियाणा के हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा के युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं जी। हाँ, पुलिस के ऊपर इसलिए कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं मैडम कि जब पुलिस को मालूम होना चाहिए कि जब ये 40 गैंगस्टर हरियाणा में रहते हैं, इनके दुनिया भर के शूटर हैं, फिर आपकी सीआईडी क्या कर रही है, आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिले की क्या कर रही है, आपकी आईबी क्या कर रही है, और जो आपका इंटर स्टेट कनेक्शन होता है जो अपराध और अपराधियों पर नजर रखता है, वो क्या कर रहा है जी। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरह के सिस्टम फेल हो रहे हैं। अगर चारों तरह के सिस्टम और हमारी पुलिस समन्वय से सही काम करती तो इन अपराधियों को पहले ही दबोच लेती। हरियाणा के अंदर 20 अपराधी ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के पुलिस ने इनाम घोषित कर रखे हैं, और वो आज से नहीं है, पिछले 4-5 साल से घोषित हैं। वो सारे बड़े अपराधी पकड़े नहीं जाते, कोई पकड़ा नहीं गया, और गैंगस्टर विदेशों में बैठकर हरियाणा के युवकों से काम ले रहे हैं। ये हमारी पुलिस की फेलियर है। लास्ट बात, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस हमारी नाकारा है, काम नहीं कर रही। ठीक है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती भी है, एनकाउंटर भी करती है, परंतु लार्ज स्थिति में अगर आप देखेंगे, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हरियाणा की पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है, और अपराधियों पर हरियाणा पुलिस का खौफ नहीं है, जो बड़ी चिंता का विषय है। जी, वेदभूषण जी हमारे साथ हैं यहाँ, पूर्व पुलिस अधिकारी। वेदभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेदभूषण जी, सवाल यहाँ पर कई बनते हैं कि पहली बात तो ये कि कुछ गिने चुने गैंग हैं जो क्राइम की जिम्मेदारी ले लेते हैं और बड़े फख्र से वो क्राइम की जिम्मेदारी लेते हैं कि जैसे उन्हें पता है कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इन गैंग्स पर लगाम लगाने में क्या प्रदेश सरकार विफल है? दूसरी बात ये कि इंटर स्टेट क्राइम के लिए दूसरी स्टेट से कुछ गुंडे, कुछ बदमाश हायर करके ये गैंग्स जो है दूसरी स्टेट में क्राइम करते हैं। क्या इंटर स्टेट क्राइम करना इतना आसान है कि जिसमें खौफ नहीं है बदमाशों को कि हम पकड़े नहीं जा सकते? देखिए सिमरन, ये इंटर स्टेट नहीं है, इंटरनेशनल गैंग से जुड़ा हुआ मामला है जी। आपने गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा। उनसे इसके तार जाकर कनाडा, अमेरिका, यूरोप से जाके जुड़ते हैं। पुलिस को कोसने से काम नहीं चलेगा कि पुलिस निकम्मी है, घटिया है, कुछ काम नहीं करती। आज पुलिस की तारीफ होनी चाहिए थी। कम से कम गैंगस्टर्स को, रविंदर जिसके खिलाफ 5 मुकदमे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं, आज उसको पुलिस ने कर दिया। आज पुलिस की तारीफ करनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा करा जा रहा है। अभी दीपक को एक एनकाउंटर में खत्म कर दिया ग्वालियर, गोरखपुर के अंदर योगी जी की कंस्टिट्यूएंसी में। वो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स को मार दिया। एनकाउंटर पर भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं। हाँ, बस यही पानी मर रहा है। हाँ, इनके सारे ह्यूमन राइट हैं, जो क्रिमिनल हैं ये किसी को मार दे, किसी घर गोली चला दे, इनके ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए, इनको नुकसान ना पहुंचे। बेचारे बहुत इनोसेंट लोग हैं। ये गोल्डी बरार, सवाल यहाँ पर ये है कि जो मेन गैंगस्टर हैं, मेन गैंगस्टर हैं, हाँ, ये बेचारे तो बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं, इनकी तो आरती उतारनी चाहिए। मैं सिमरन आपकी भावनाओं का इज्जत करता हूँ। इनके भगवान के रूप में मूर्ति इनके आदि बन चाहिए। आपको पता होना चाहिए। सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। आप आरती उतरवाना चाहती हैं क्या इनसे? सवाल यहाँ पर ये है वेदभूषण जी, आप पहले सवाल सुन लीजिए। वेदभूषण जी, अगर आपको लगता है पुलिस अपना इतना ही अच्छा काम कर रही है तो इन गैंगस्टर्स तक क्यों नहीं उनका शिकंजा पहुंचता है? छोटे छोटे प्यादों पर क्यों शिकंजा
पहुंचता है। सिमरन आप तैयारी करके आया करो। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल जेल के अंदर है, अमेरिका के अंदर, फिर भी क्राइम हो रहा है, छिपा हुआ है, फिर भी क्राइम हो रहा है वेदभूषण जी। हाँ, तो आपको जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा उस दिन मैं उम्मीद रखूंगा कि शायद ठीक है, छोड़ दीजिए, आप दूसरे जोन पे बात कर रहे हैं, आप दूसरे जोन पे बात कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पर जा रही हैं। नहीं वेदभूषण जी, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। आप तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को, कि इनके मैं हम कौन होते हैं प्रोटेक्ट करने वाले, हम कौन होते हैं प्रोटेक्ट करने वाले? चलिए छोड़िए। प्रदर्शनी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रदर्शनी जी, फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर की बात ही अगर करेंगे, ये जो गैंग्स हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, इनको इन पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई जानी चाहिए। और किस तरीके से आपको लगता है कि इन बड़े गैंग्स पर शिकंजा कसा जाना चाहिए जो कि इस तरह के क्राइम्स हैं, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे जैसे हरियाणा के लड़कों को हायर करके बाहर क्राइम करवाया जाता है, उन पर शिकंजा कसना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर बड़े गैंगस्टर्स पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनके गैंग्स को नहीं रोका जाएगा, तो इस तरीके के जो क्राइम है वो होते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने, और सवाल भी बड़ा उचित पूछा आपने कि क्या ये जो गैंग्स जो बाहर हैं इन पे हमें कहीं ना कहीं शिकंजा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल क्लच ये आता है, ये अक्सर एक क्रिमिनल्स उन कंट्रीज में जाके, उन देशों में जाके छुप जाते हैं या वहां पे पनाह लेते हैं जहां पे हमारी ट्रीटी नहीं होती है। आपको भी मालूम होगा मैम कि जिसको कहते हैं किस तरीके से दो देशों के बीच में क्रिमिनलाइजेशन को लेके, मनी एक्सचेंज को लेके या बाकी चीजों को लेके ट्रीटीज होती हैं, ठीक है? हाँ। तो अक्सर ये जो भी ये क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देती हूँ, अबू सलेम का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। जब अबू सलेम को लेके आया गया था, या इसका दाऊद का भाई, मैं नाम भूल रही हूँ, जिनकी फांसी दे दी गई थी, याकूब मलिक, हाँ, याकूब मलिक की अगर हम लोग बात करें, तो ये दोनों जो लोग थे, ये जब पहले तो याकूब मलिक तो जब इंडिया आया तब उसको इंडिया आने की जब उसने कोशिश की तो पकड़ लिया, ठीक है? और जहां तक अबू सलीम की बात करें तो पोर्चुगल में जाके छुपा था। पोर्चुगल के साथ प्रदर्शनी जी, मैं समझ रही हूँ कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से फॉरेन में बैठे हुए यहाँ पर वो एक पूरा नेक्सस चला रहे हैं और इंटेलिजेंस इसमें कुछ नहीं कर रही। यकीनी तौर पर सर्वेलेंस होती है हर चीज का इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाता है, और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो क्या इसका रिपोर्ट पहले इंटेलिजेंस तक नहीं होता कि इतने बड़े लेवल पर ये क्राइम होने वाला है? देखिए, मैं बता रही हूँ कि जब ऐसी 90 घटनाएं होती हैं, ठीक है, 99 घटनाएं मैं आपको बताऊं, जिसको हमारे पुलिसकर्मी, और मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इस पार्टी या उस पार्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो अफसर करते हैं, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरोक्रेसी करती है, अफसर करते हैं, पुलिस वाले काम करते हैं, ठीक है? इसलिए भी आपने देखा होगा, मैंने साधुवाद किसी और का नहीं दिया, मैंने पुलिसकर्मियों का दिया, जो दिल्ली में गैंगस्टर की वॉर हुई है, ठीक है? किसी का नहीं दिया, किसी पार्टी का नहीं दिया मैंने। यहाँ पे भी मैं यही बात कर रही हूँ कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं वो अपना पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। हाँ, एक आधा माइन्यूटेस्ट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट हो जाती है भाई, वो भी इंसान ही है, ठीक है? बट उसको रेक्टिफाई करना, ऐसी कितनी जाने हैं, जो ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आपने सुनी होगी, जो हमारे रॉ ने बचाई हैं, या हमारे पुलिस कर्मियों ने ऐसे कितने केसेस है जो बचाए हैं, जो बम लगाया हुआ था उसको डिस्प्यूज किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि क्राइम एकदम ही खत्म हो गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा सरकार ने या नायाब सिंह सरकार ने ये साफ साफ बोल रखा है कि देयर इज नो प्लेस फॉर अ क्रिमिनल एंड क्रिमिनलाइजेशन इन हरियाणा। हरियाणा में अपराधियों के लिए और अपराध के लिए कोई भी जगह नहीं है। कृपया अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्रिमिनल्स निकल के आते हैं हरियाणा से। जैसे एनकाउंटर हुआ तो हरियाणा से ही इनको हायर किया गया ना। चलिए, वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से सीएम ने भी कहा और प्रदर्शनी जी ने भी कहा कि या तो क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे, अक्सर ऐसा नारा सुनने में मिलता है, लेकिन ऐसे क्राइम की खबरें भी आए दिन सामने आ जाती है। और जब हम बात करते हैं कि इन बड़े गैंग्स पर कब शिकंजा कसा जाएगा, तो इस बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। सिमरन जी, अपराधी अपराध छोड़ दे, हरियाणा छोड़ दे, ये तो एक जुमला बन चुका है। आजकल हमारे नायब सिंह सैनी जी ये जुमला उछाल रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मनोहर लाल जी भी यही जुमला उछालते थे।
परिस्थिति जो की तो है। हाँ, ये कटु सत्य है कि गैंगस्टर बैठे हैं विदेश के अंदर और उनको लाना मुश्किल है, मैं मानता हूं, पर वो गैंगस्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं और जो हरियाणा के युवकों को टारगेट कर रहे हैं, वो तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही तो टारगेट होते होंगे। वो डायरेक्ट तो उन युवकों को भर्ती नहीं कर रहे। अब उस एनेक्सस को तो हरियाणा पुलिस को तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात वहां की छोड़िए आप, जो हमारे देश के अंदर गैंगस्टर हैं जो जेलों के अंदर बैठे हैं, चाहे तिहाड़ जेल में है, चाहे हरियाणा की जेलों में है, चाहे उत्तर प्रदेश की जेलों में है, वो खुलेआम उन जेलों के अंदर बैठकर अपना कारोबार चला रहे हैं, फिरौतियां वहां से मांग रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि भाई किसको मारा जाएगा। वो इस देश में भी हो रहा है। क्या जो हमारे देश की जेलों के अंदर बैठकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो पुलिस के बगैर संभव है? जेलों में चैम्बर लगे हुए हैं, उसके बाद अपराधियों के किसी जेल में चले जाओ, आपको पास मोबाइल मिल जाएगा, हथियार मिल जाएंगे, दारू मिल जाएगी, नशा मिल जाएगा। क्या ये जेल अथॉरिटीज की बिना मिली भगत संभव है क्या? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पुलिस मिली हुई है या पूरी जेल अथॉरिटी मिली हुई है, पर एक बहुत बड़ा वर्ग चाहे पुलिस का है और चाहे जेल अथॉरिटीज का है, वो कहीं न कहीं इन अपराधियों को पुलिसिंग सिस्टम में लूपहोल्स हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। और समय भी कम है मेरे पास। वेद भूषण जी, बहुत कम शब्दों में आपसे इस बात का जवाब चाहूंगी कि जेल से जब गैंग्स ऑपरेट होते हैं तो सीधा सवालिया निशान उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि जेल में जो गैंगस्टर मौजूद है, जो कैदी मौजूद हैं, कैसे उन तक फोन मुहैया होता है और कैसे वो जेल से अपना नेक्सस चलाते हैं। बहुत बड़ा लूपहोल है। देखिए सिमरन जी, ये आखिरी अपराध नहीं है ना, आखिरी लास्ट गैंगस्टर्स हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर इलेक्शन के दौरान अटैक हुआ, वहां भी इंटेलिजेंस होती है, सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है जहां की इंटेलिजेंस सबसे सुपर मानी जाती है। अभी उनके सबसे राइट हैंड माने जाने वाले आदमी को, उनके जो नेता थे, उनको खुलेआम सरेआम गोली मार दी गई। तो आप ये कहें कि केवल हिंदुस्तान में अब रामराज आ जाएगा, फला सरकार आ जाए, फला गवर्नमेंट आ जाए, किसी की गवर्नमेंट ले आए, आप ऐसा नहीं, आप काम कर सकते हैं, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। एनकाउंटर पर भी दर्द होता है, जेल जाने। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन क्राइम कंट्रोल करना जो है मुख्यतः पुलिस की ड्यूटी है, उसके बाद प्रदेश सरकार की जवाबदेही उस पर बनती है।